हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का लेसन नंबर 4 मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप पहले बोलोगे ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। अगर मैं आपको बात बताऊँ, इन क्लास 10 में इसका पूरा एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम का। अभी एक बात बता दूँ, क्लास 9 में भी ये काम आएगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये हम सिर्फ एक ही शॉट में ख़त्म करने वाले हैं, मतलब सिर्फ एक वीडियो में ये पूरा ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये वीडियो सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट होगी, ये वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। जैसे एकदम आ जाना, ठीक है, बढ़िया तरीके से अगर पूरा ऐसे तैयार हो तो ही ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है एसिड्स और बेस के बारे में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एसिड्स और बेस के बारे में। ओके, तो रिएक्शंस के भी है, इसमें सब कुछ है, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, बढ़िया तरीके से गिवन है। क्लास 7 की भी कुछ बातें लिखी गई है यहाँ पे। वी हैव लर्न, तो सबसे पहले ये वाला टेबल करेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन आपको मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या लगता है आपको क्या है? सबसे पहली चीज़ कि उसमें लिखा गया है मटेरियल्स, मतलब आपको पता है कि मटेरियल्स कितने प्रकार के उसमें दिए गए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक और मटेरियल होता है जिसका नाम होता है मेटलॉइड्स, मतलब मेटलॉइड्स, जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अभी आपको नहीं पता होगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पर मैं आपको बता दूँ कि प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया लेसन 1 और लेसन 3 कहाँ पे गया? तो लेसन 1 और लेसन 3 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिंथेटिक फाइबर्स वाला एक तो है और दूसरा आपका क्रॉप्स का है, ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और साथ साथ में इतना ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि आगे जाके आपका बेस ऐसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक एडिशनल टाइप का चैप्टर्स है, तो फिर मैं वो चैप्टर्स नहीं कराऊंगा, बट जो चैप्टर्स बढ़िया एकदम होंगे, फाउंडेशन लेवल के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, तो हम वो चैप्टर करेंगे। लाइक लेसन 5 जो है कोल एंड पेट्रोलियम, वो भी हम लोग करेंगे। फिर लेसन 6 है कंबशन एंड फ्लेम, वो भी। फिर कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर लेसन 7, लेसन 8 जो है, फिर हमारा लाइट वाला चैप्टर है। फिर दूसरे भी चैप्टर्स है, ठीक है, लाइट वाला, फिर स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, वो सारे चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले ये पढ़ ले तो हमारा थोड़ा सा हमको ऐसे आइडिया आ जाए, ठीक है। तो इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो तभी कोई केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो मैं पढ़ा था क्लास 7 में कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हो वो, ठीक है। लाइक मैं अब बात करूँ सोडियम की, सोडियम को एनएल देखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। फिर Cl, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब एक रिएक्शन में डालेंगे तो ये NaCl बन जाएगा। अभी ये क्यों बना ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में, ठीक है। पर एक आइडिया दे देता हूँ, अगर कोई NTSC की प्रिपरेशन कर रहा हो तो देखो Cl है तो Cl की वैलेंसी टाइप का कुछ आता है, ये -1 होती है, ये +1 होती है। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें देखो Na1 यहाँ पे होता है, 1 होता है, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं तो NaCl बन जाता है, ठीक है। अब ये वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है, ठीक है, तो ये +1, ये इलेक्ट्रॉन्स उससे लेता है तो ये -1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम क्लास 9 में पढ़ेंगे, अभी तो छोटे हो आप लोग, बट ठीक है, ये सारी चीज़ें एक फाउंडेशन लेवल पे एक आइडिया मैंने दे दिया आप लोगों को। तो जब भी आप आओगे क्लास 10 में तो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये NaCl है, तो Na जो है सोडियम, अब ये सोडियम है, बहुत रिएक्टिव मटेरियल है ये, और ये बहुत रिएक्टिव है ये, मतलब मर भी सकते हैं इससे। क्लोरीन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, ये दोनों सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो क्लोराइड की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा रिएक्टिव मटेरियल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ये भी। तो दोनों रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्शन में डाला और एक क्या बना, देखो क्या बना, NaCl क्या है?
अरे NaCl टेबल सॉल्ट पढ़ा है ना, सॉल्ट नमक, ठीक है। ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव, और ये क्या निकला, पपलू, ठीक है। ये क्या निकला, पपलू। कैसे पपलू हो गया, ये पपलू हो गया। क्यों पपलू हो गया, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, उसकी और इसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टिव थी, इसकी भी रिएक्टिव थी, पर दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी नहीं आई, दोनों में से डिफरेंट ही प्रॉपर्टी निकली आई, पपलू, ठीक है, पपलू। ओके, पता चल गया होगा बात कि ये डिफरेंट होती है। जो सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है, कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में जाते हैं उससे, ठीक है। नाउ इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। नाउ देखो, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो और हम उसको और तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ मरोड़ सकते हैं, लाइक कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम लोग बाद में पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, बट यहाँ पे ऐसे बोला गया है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो हम लोग ऐसा अंडरलाइन कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने NaCl लिया, अब NaCl को मेरे को और अलग और मेरे को तोड़ना था उसको, तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग प्रोसेस ली। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस लिया, अब इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता नहीं होगा तो मान लो मैंने हीटिंग प्रोसेस लिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए। अब उससे मैंने को मिला Na और Cl, ठीक है, ऐसा मेरे को मिला। अब ये मेरे को मिला तो क्या हुआ, तो मैं अगर ये Na को मेरे को तोड़ना है तो मैं उसको नहीं तोड़ सकता हूँ। ये Na को मेरे को अगर तोड़ना है और तोड़ना है और मरोड़ना है तो मैं नहीं मरोड़ सकता इसको। क्यों नहीं मरोड़ सकता, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट को और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है। और ये क्लोराइड को भी ये भी एक एलिमेंट है। फिर इसको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखो, अगर आपको ऐसा बोला कि Na का ऐसे सिंपलर फॉर्म निकालो तो N नहीं होगा, फिर आप ऐसे नहीं कर सकते N+A, ये रॉन्ग है। वैसे यहाँ पे Cl का ले लो तो Cl में आप C+L नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। आपको Na ही एलिमेंट है और इसमें Cl ही एलिमेंट है। हाँ, कुछ ऐसे के लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सल्फर का, तो सल्फर जो है वो एक एलिमेंट है। सो इज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो सल्फर है, देखो सल्फर का एक्चुअली में वो एसिड होता है, एसिड मतलब पॉली एटॉमिक होता है, पर ठीक है अभी आपको नहीं पता होगा, तो उसका सिंबल है सल्फर का S, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे ऐसा दिख गया हो कि SCU, ऐसा होता नहीं है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ, ओके चलो SO2, ठीक है, SO2, तो मैं इन दोनों को तोड़ सकता हूँ। लाइक मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ S+O2, ठीक है, S+O2। अभी ये जो S है, ठीक है, तो S को मैं और नहीं तोड़ सकता, वो आपको पता चल गया है। बट इसमें क्या है, इसमें आपको देखो Na है, तो Na में और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि N और A दोनों को हम अलग कर देते, तो ऐसा नहीं होता। Na का Na ही रहता है। क्यों रहता है, तो इसके केमिकल सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो आपको फर्दर क्लासेस में करने ही पड़ेंगे। बट अभी से कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब आप पे है कि आप करते हो या नहीं, ठीक है। ओके, वैसे एक एडिशनल चीज़ है बट ठीक है, आप लोग कर सकते हो। फिर ये सेम आयरन, ठीक है, आयरन को बोला जाता है, उसका केमिकल सिंबल है Fe। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको कि F+E, ये गलत होगा, ठीक है। ये Fe को, ये ही खुद ही एक एलिमेंट है। एक दो चीज़ें आती है, एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है। ये जो होता है ना वो कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। ये सारी चीज़ें अभी आगे फर्दर क्लास में आएगी, बट ठीक है मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। अभी एटम पे आ जाते हैं कि तो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब देखो, अगर मैंने सोडियम ले लिया तो सोडियम में स्मॉलेस्ट चीज़ होगी एटम, उसका एटम, ठीक है, उसका एटम।
अभी बात करें हम कि सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो मतलब अगर मैंने बात की Fe की तो उसके Fe के ही एटम होंगे, ठीक है। अगर आपने बोला कि Fe में मैंने Na का एटम देखा तो वो नहीं हो सकता है, वो Fe में Fe का ही एटम होगा, ठीक है। आयरन में आयरन का ही एटम होगा, फिर उसमें सोडियम का एटम नहीं दिखेगा आपको कोई। तो ओनली वन काइंड ऑफ एटम इट कंटेन्स। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट, मतलब वो अनअफेक्टेड होता है फिजिकल चेंजेस, मतलब एलिमेंट में फिजिकल चेंजेस करो, केमिकल चेंजेस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एटम्स को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप फिजिकल चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। अभी जो लिक्विड सल्फर है, लिक्विड सल्फर का जो एटम है वो, मतलब देखो सल्फर लिक्विड, मतलब वो देखो अगर वो सॉलिड में है, सॉलिड ये है, लिक्विड में ये है, गैस में, ठीक है। सॉलिड में ये S है, लिक्विड में ये S है, गैस में भी ये S है। अभी आपने बोला कि जो लिक्विड का है वो S है, ठीक है, लिक्विड का S है, तो क्या वो गैस में जाके वो SO2 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, क्या SO8 हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों होगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो वो गैस में भी ऐसा रहेगा, सॉलिड में भी ऐसा रहेगा, लिक्विड में भी ऐसा रहेगा। मतलब अगर आपको बोला है H2 है तो यहाँ पे भी H2 होगा, यहाँ पे भी H2 होगा, यहाँ पे भी H2 होगा। ये सब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा, ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंसेस आर लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंसेस है एलिमेंट के वो लिमिटेड है, ठीक है। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आई रियल बात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जरिया यहाँ पे दिया गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल नाम की चीज़ होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। अभी उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स में, जो होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं, बट जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल होंगे या फिर तो मेटलॉइड्स होंगे। अभी मेटलॉइड्स जो होता है वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में लेता है, ठीक है। वो मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होता है, नॉन मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके। एक्सेप्शन कोई चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन मतलब जो चीज़ मेटल है पर उसमें एक आध प्रॉपर्टी ऐसी है जो नॉन मेटल जैसी है, तो हम उसको ऐसा नहीं मेटलॉइड में डाल देंगे, उसको हम नॉन मेटल में ही रहने देंगे, मेटल में ही रहने देंगे, ठीक है। लाइक मर्क्यूरी की बात करें, मर्क्यूरी क्या होती है, लिक्विड टेम्परेचर पे होती है, मतलब लिक्विड में होती है एट रूम टेम्परेचर। पर सारे मेटल्स क्या होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं सॉलिड में एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब ये वाला एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट, ठीक है, ये वाला एक्सेप्ट। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब हम ये वाला चैप्टर। हमने पहले जो देखा था वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये वाला जो मतलब हमने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे डाला है, ठीक, ओके। यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव गिवन इन द टेबल, ठीक है, ओके। अभी बात करें अपीयरेंस की। अपीयरेंस में आयरन जो है, आयरन शाइनी है, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँगा कि आयरन शाइनी होता है। अरे अगर आपका कुछ अलग है तो आप बता दो, और आप कुछ अलग सोचते तो बता लो। हार्डनेस में बोलूँगा वेरी हार्ड, आयरन होता है वेरी हार्ड। कोल की बात करूँ मैं, कोल की बात करूँ, वो होता है डल, ठीक है, डल। वो होता है नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। और बाकी सब मैं आपको बोलूँगा HW या फिर HW में क्यों दे रहा हूँ मैं, आप मत करना कुछ, ठीक है। अभी जब जब मैं आपको दूंगा तब तक आप समझ जाओगे, ठीक है। बाकी ये ट्राई करो थोड़ा, ठीक है, ट्राई करो करने का। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले फिजिकल करेंगे फिर केमिकल में जाएंगे, ठीक है, ओके।
हैव यू एवर सीन अ blacksmith beating an iron piece of an article made up of iron like a spade, a shovel and axe? ठीक है. Do you find the change in the shape of the articles on beating? What would you expect a similar change if we could try to beat a piece of coal? ठीक है. क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है एक ब्लैकस्मिथ है, उसने एक आयरन का टुकड़ा लिया और एन आर्टिकल लिया. मैंने आयरन का टुकड़ा मान लिया मैंने, और जो आर्टिकल है, आर्टिकल भी आयरन से बना हुआ है. तो मैंने, या फिर वो जो ब्लैकस्मिथ है, ब्लैकस्मिथ ने स्पेड लिया या फिर शॉवल लिया, फिर एक एक्स लिया, कुल्हाड़ी ली. ठीक है. तो मैंने बोल रहा हूँ मैं कुल्हाड़ी थी. ठीक है, मैंने कुल्हाड़ी ली. अब मैंने कुल्हाड़ी लेके उसको उससे मारा. ठीक है, उससे मारा. किसको मारा? आर्टिकल को, जो आयरन से बना है. अभी आयरन में अभी ये सिमिलर चेंज हम लोग बोले तो उसको कुछ नहीं होगा. ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा. बट अगर हम वही चीज़ को कोल से ट्राई करें तो कुछ हो सकता है. ठीक है, कुछ अलग हो सकता है. अभी देखो, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर. ये सारी चीज़ें हमको नहीं करना है. ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ. यहाँ पे पूरी जो चीज़ है ना, यहाँ पे पूरी जो चीज़ है, ये पूरा पेज में कुछ नहीं है. ठीक है, बट मैं ऊपर, मतलब ऊपर से तो नहीं, पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब है क्या चीज़. ओके. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इसमें सब कुछ ऐसे बातें ही की गई है, बट ये बातें करनी, कुछ हमको बात नहीं करनी है दोस्तों. अभी हमें ये करना है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जान लो. दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर का मेरे को देख नहीं रहा, बट आपको बता देता हूँ. ठीक है, अभी क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ. अभी मैंने ये अंडरलाइन करने को क्यों बोला आप लोगों को, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, वो मेलिएबल होते हैं. मेलिएबल. ठीक है, उसको मेलिएबल बोला जाता है. लाइक मैंने एक एल्यूमिनियम लिया, मतलब AL लिया. ठीक है, मैं AL होता है उसका सिंबल. ठीक है, तो AL को, मतलब AL कैसा, एल्यूमिनियम एकदम टफ होता है, मतलब ऐसा स्ट्रांग होता है. ठीक है, पर उसको मैंने थीन शीट्स में उसको मैंने कर दिया. मतलब एल्यूमिनियम की फॉइल पता है ना, एल्यूमिनियम की फॉइल, वो मम्मी जब डब्बे में खाना बंद करती है, ठीक है, तो गर्म रखने के लिए पूरा एल्यूमिनियम फॉइल से उसको बिछा देती है. तो आपका जो खाना होता है वो गर्म रहता है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है. तो एल्यूमिनियम वैसे तो सख्त होता है, पर उसको हम ऐसे एक थीन शीट्स में उसको हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो वो थीन शीट्स में एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए वो एल्यूमिनियम फॉइल बनता है. अभी जो भी चीज़ मतलब थीन शीट्स में कन्वर्ट होती है, उस चीज़ को बोलते हैं कि उसके अंदर वो जो है वो एक मेलिएबल सब्सटेंस है. ठीक है, तो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर मेलिएबल. ठीक है, मेटल्स होता है वो मेलिएबल होता है. अगर मैंने आयरन का बोला तो आयरन को भी मैं थीन शीट्स में डाल सकता हूँ. अगर मैंने कॉपर बोला तो कॉपर को भी मैं थीन शीट्स में डाल सकता हूँ. ठीक है, तो ऐसा मत सोचो. ओके. दूसरी चीज़ कि आप लोगों को ये चीज़ है कि अभी आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो है, अभी आयरन, तो मैंने Fe लिया और दूसरी और मैंने लिया, मान लो मैंने ले लिया, कुछ अच्छा सा लेते हैं, वुड ले लिया. ठीक है, वुड ले लिया, वुड लेते हैं या फिर सिलिकॉन लेते हैं. सिलिकॉन बढ़िया रहेगा. अभी सिलिकॉन नहीं पता वो लोगों को क्या है, बट जिसको पता है बहुत समझ जाएगा. अब मैंने सिलिकॉन और Fe दोनों लिया. अभी मैंने सिलिकॉन के एक जो पैन होता है ना, फ्राइंग पैन, अब मेरे पास 2 पैन है. एक ये जो है ना, ये Fe वाला है, ये जो बना हुआ है ना, ये आयरन से बना हुआ है. और दूसरा मेरे पास जो सिलिकॉन वाला है ना, वो ये जो है वो मेरा सिलिकॉन से बना हुआ है. किससे? मेरा सिलिकॉन से. अभी अगर मैं इसको एकदम मैं गैस फुल कर देता हूँ इसका, ठीक है, एकदम गैस फुल कर देता हूँ, इसमें भी गैस फुल कर देता हूँ, तो इसमें मेरे को गर्म नहीं लगेगा.
सिलिकॉन में मेरे को कलम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो एक्चुअली में एक मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कि वो तो सिलिकॉन नहीं लेते हैं, चलो ग्रेफाइट लेते हैं। सिलिकॉन ग्रेफाइट ठीक है, सिलिकॉन ही ठीक है, चलो ना ठीक है। तो सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन क्या करेगा कि अगर हम उसको गर्म करेंगे तो ये जो Fe है, Fe बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हमको चोट लग सकती है। सिलिकॉन में वही चीज़ होगी, बट सिलिकॉन में जो सिलिकॉन होगा वो गर्म नहीं होगा और हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो Fe है वो एक मेटल है, तो वो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ व्हाट? गुड कंडक्टर किसके? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज़ सिलिकॉन की बात करो तो सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, तो उसको मैं बताऊँ तो वो है एक बैड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समझ आ गई बात? अब ये तो खत्म है, ये पूरा चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। डक्टिलिटी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी है मेटल की, जो प्रॉपर्टी से हम वायर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे Cu मैंने ले लिया, Cu मतलब कॉपर होता है, ठीक है। अभी जो कॉपर है तो कॉपर को मैं, अगर कॉपर होता है, कॉपर सख्त होता है, ठीक है, कॉपर सख्त होता है। कॉपर में वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे, ठीक है, कॉपर वायर्स आपने सुना होगा। तो जो भी चीज़ जिसको मैं वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको डक्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे डक्टिलिटी क्या है? डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। अभी जो मेटल्स है ना, वो मेटल्स यही सेम काम करते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। समझ आ गई बात? तो यही चीज़ इसमें गिवन है, ठीक है। यही चीज़ इसमें गिवन है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें गिवन है कि ये एक हमको दर्शाती है। पहले हमने देखा कि वो हार्ड है, दूसरा हमने देखा मिलिएबल है, तीसरा हमने देखा डक्टाइल है, चौथा हमने देखा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने किसकी बात की अभी? मेटल्स की। मैंने नॉन मेटल्स की बात ही नहीं की, ठीक है। अभी तक मैं तो बात ही नहीं की। सेम चीज़ अभी मैं बोलूँगा अभी आप लोगों को, रुको थोड़ा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक और प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है, देखो यहाँ पे मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या भैया? सोनोरस, व्हाट इज सोनोरस? सोनोरस मतलब जब भी आप मेटल्स को ऐसे मतलब ज़ोर से हिट करते हो ना, तब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसे पता? दिखाऊंगा आप लोगों को, एक सेकंड। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बढ़िया है। दो मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको आवाज़ आ रही है कमेंट्स में बताना मुझे। एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। एक आयरन है मेरे पास, एक रिंगिंग साउंड है जो प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं ये एक रिंगिंग साउंड था, ओके। तो ये जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब हम उसको हिट करते हैं तब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोनोरस। तो कौन सोनोरस होता है? सोनोरस कौन होता है? मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली। यहाँ पे है कि मेटल्स होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मिलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मैं आपको सब बता दी है सिवाय एक, लस्ट्रस। वही लस्ट्रस है क्या? लस्ट्रस मतलब ये हमने पहले ही देख लिया, फर्स्ट पेज का ही पार्ट है ये। लस्ट्रस मतलब शाइनी। अगर आप Fe को लो, मतलब आयरन को लो, तो आयरन को अगर आप ऐसे सन में रखोगे ना, तो वो ऐसे शाइन करेगा, बहुत अच्छे से शाइन करेगा, ठीक है। ऐसे वो रिफ्लेक्ट करेगा। बट वही चीज़ अगर आप एक मैं आपको बता दूँ, सल्फ़र को रखोगे, सल्फ़र को करेंगे तो वो वैसे क्या करेगा, वो लस्ट्रस नहीं है तो वो शाइन नहीं करेगा और डल हो जाएगा,
वो डल है, ठीक है, वो डल है, फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। बट लस्ट्रस जो होते हैं वो शाइनिंग होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, हार्ड होते हैं, उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अच्छा साउंड निकालते हैं, रिंगिंग साउंड निकालते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अभी ये जो मेटल्स है, मेटल्स का एग्जाम्पल क्या है, मेटल के एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब के केमिकल फार्मूलाज मैं बता दूं। आयरन का केमिकल फार्मूला होता है Fe, एल्यूमिनियम का होता है Al, फिर कैल्शियम क्या होता है Ca, फिर ये जो मैग्नीशियम है उसका होता है Mg, ठीक है। ये सारे केमिकल फार्मूलाज अभी आपको नहीं पढ़ना, बट बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, ठीक है, वो सॉफ्ट और डल होते हैं। क्या सॉफ्ट और डल होते हैं? कोल और सल्फर। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर, वो ऐसे पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको उस पर हथौड़ा मारते हैं तो, ठीक है। तो वो सोनोरस नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, वो लस्ट्रस नहीं होते, वो मेलिएबल नहीं होते, वो डक्टाइल नहीं होते, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के भी नहीं होते। तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, जो इसका पूरा उल्टा है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल्स है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स का एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये ख़त्म करते हैं। तो अभी आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी ख़त्म कर दी और ये चैप्टर ख़त्म भी होने वाला है, अभी बाकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर हम लोग जिस स्पीड से जा रहे हैं जल्दी से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसको समझाने में देर लगी थी क्योंकि बेसिक्स होता है, बेसिक को समझाने में देर लगती है, बट बाकी जब आपको आ जाता है तब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। ओके, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट। अभी जो मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम और पोटेशियम वो सॉफ्ट होते हैं और उसको हम कट कर सकते हैं विथ नाइफ, नाइफ लेके भी उसको कट कर सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है जो मेटल्स में है। उसकी एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो नॉन मेटल जैसी है कि वो सॉफ्ट है और वो क्या है, वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, ठीक है। और मर्क्यूरी की बात करें, मैंने मर्क्यूरी का पहले ही एग्जांपल दे दिया था। मर्क्यूरी एक क्या है कि एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्शंस है, देखो एक्सेप्शंस, ये वर्ड एक्सेप्शंस भी गिवन है, ऐसा नहीं मैं अपने घर के ला रहा हूँ, बट देखो एक्सेप्शंस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन पे रिएक्शन की बात करें तो रिकॉल करो रिएक्शन को, एक बहुत बढ़िया रिएक्शन था, ठीक है, क्लास 7 में पढ़ा था। क्या पढ़ा भैया, याद नहीं है हम लोगों को? अरे देखो, अगर मैंने आयरन का ऐसा टुकड़ा बाहर खुला छोड़ दिया, बरसात का मौसम है, मैंने छोड़ दिया खुला, जाने दो उसको, कुछ दिन बाद में आया, अब वो आयरन का टुकड़ा था ना ऐसे एकदम वाइट कलर का, एकदम मैंने नया नया ख़रीदा था ऐसे वाइट कलर का, मैं एक नई चीज़ खरीदी थी और उसमें से वो टूट गया था। तो आयरन का टुकड़ा ऐसे मस्त वाइट कलर का था, बट कुछ दिन बाद मैंने देखा ना उसको, तो मेरे को पता चला कि उस वाइट नहीं है अभी। 2 दिन में, तो मतलब बरसात हुई 2 दिन, तो 2 दिन में मेरे को पता चला अभी तो वाइट है ही नहीं, ये तो अभी एकदम ब्राउन हो चुका है। कैसे ब्राउन हो गया ये, कैसे ब्राउन हो गया? तो इसको बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग। ये रस्टिंग कैसे होती है, उसको ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ पे गिवन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ क्लास 7 में थी जो अभी हमें फिर से लर्न करनी है, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या निकलेगा? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या निकलेगा? अभी ये सब कुछ निकाल के रस्ट ही निकलने वाला है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन भी रस्ट ही निकलेगा, ठीक है, रस्ट ही निकलेगा। सारे रस्ट के एग्जांपल्स, ठीक है। और ये आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। रस्ट का सस्पेंशन और ये रस्ट होता है, ठीक है। ये ब्राउन मैंने बोला ना, ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे पहेली जो है, पहेली पूछ रही है पहेली कि ये जो कॉपर है, कॉपर क्या रस्ट होते हैं, तो उसने बोला, उसको पता है सारे आंसर तो भी हमको पूछती है, ठीक है। तो उसने बोला है कि ग्रीनिश डिपॉजिट होती है, इसीलिए ये ग्रीन कलर में गिवन है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। देखिए जोक सब ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि मैंने कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। जब कॉपर वेसल को हम लोग ऐसे मॉइस्चर मतलब नमी वाली हवा में ऐसे रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो क्या होता है कि वो डल हो जाता है, डल ग्रीन कोटिंग उस पर आ जाती है, डल ग्रीन कोटिंग, वो डल नहीं होता तो डल ग्रीन कोटिंग उस पर आ जाती है। अब ये जो ग्रीन मटेरियल होता है ना, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड से बना होता है। मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं CuO2H2O2H2, ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है, पहले ही बता दूँ। कॉपर हाइड्रोक्साइड का ऐसा मतलब नहीं होता है CuH और O और 2, ठीक है, ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को? दोनों का आ गया, क्योंकि CuOH जो है ना वो एक ग्रुप है, वो पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो आगे स्टैंडर्ड में जाके। OH जो है वो ग्रुप है, वो एक ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं होता। तो यहाँ पे है, और कॉपर कार्बोनेट जो है CuCO3, तो उसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पे गिवन है दैट मैंने 2 Cu लिया, ठीक है, 2 Cu प्लस जो H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये एक मॉइस्चर है जो हमें देता है CuOH। यहाँ पे हमको पता है कि दोनों 2 है, तो फिर हम लोग OH2 लिखेंगे प्लस CuCO3 को डायरेक्ट लेंगे, ओके। तो अभी यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ है, तो ठीक है। एसिड और बेसिस की बात करें, एसिड और बेस की बात करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि नेम ऑफ द बेस का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल जो है वो कैल्शियम है। नेम ऑफ द एसिड है वो सल्फरिक एसिड है, और मेटल जो होगा वो सल्फर होगा, ठीक है। तो ये पूरा टेबल, ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ वहाँ पे बाकी रह गई है कि सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस H2O हम लोग मिलता है H2SO3। भैया कैसे मिला H2SO3? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सा एक और चीज़ मैं हटके बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको 10th स्टैंडर्ड में उसमें आसानी रहेगी। 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ही इसमें है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है ऐसा ज़्यादा अच्छा, ठीक है, अगर वो पढ़ लोगे ना आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ साथ में आपको वो काम में भी आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि भैया SO2 है प्लस H2O है, H2O ही था ना, हाँ, तो मेरे को H2SO3 कैसे मिला, H2SO3 कैसे मिला? तो यहाँ पे फिर ध्यान से देखो कि जो सल्फ़र है ये अलग अलग पार्ट लो इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको नहीं पता चलेगा, बट यहाँ पे मान लो ये सल्फ़र है, सल्फ़र एक ही है, और यहाँ पे भी सल्फ़र एक ही, दिस इज इक्वल टू दिस, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो ये प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कैसे? तो यहाँ पे देखो एक और O है जिसमें हम 1 डाल देंगे, ठीक है, जो कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है, तो 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब जब पे जो H है, H2 है, यहाँ पे भी H2 है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो आप क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक ऊपर से आइडिया दे दीजिएगा आप लोगों को, तो जिससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो सल्फरियस एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। जो एसिडिक नेचर होता है वो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ओके गाइस। अब आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? तो सोडियम मेटल, देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे कि सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत रिएक्टिव, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि सोडियम जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, वो उसको बोलते हैं Na क्यों बोलते हैं भैया? तो देखो वो आया है एक लैटिन वर्ड से नाइट्रियम, अब नाइट्रियम से उसका वर्ड पड़ा Na, ठीक है, Na। तो Na सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत रिएक्शन करता है, उसको खुली हवा में नहीं छोड़ सकते, तो उसको है ना
हीट देने के लिए, हीट जनरेट करने, तो उसको केरोसिन में डाला जाता है। केरोसिन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों ऐसे ऐसे मुकाबले वाले लोग होते हैं ना, तो फिर वो कुछ नहीं करते हैं। पर ऐसा पता चला कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर अटैक कर देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सोडियम को उन्होंने पानी में डाला तो ऐसे 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 वो फायर हो गया, ठीक है, फायर हो गया, वो जल गया पूरा, ठीक है। ओके, तो ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर है सब मेरे को करना है कवर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हमने ऑब्जर्व किया कि सोडियम जो होता है वो वाटर में विगरसली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, और कुछ अदर मैटर जो होता है वो ऐसा नहीं करती है, ठीक है। आयरन रिएक्ट होता है वाटर से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे रिएक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, बट मेटल्स तो होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर वो शायद से, मे बी यहाँ पे लिखा गया शायद से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं एयर के साथ। और ऐसे नॉन मेटल्स को हम पानी में रखते हैं, लाइक फॉस्फोरस जो होता है उसको, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, अगर उसको एयर में डाल देना तो वो आग लग जाती है उसमें, ठीक है। तो उसको एयर से उसको कांटेक्ट छुड़ाने के लिए, फॉस्फोरस को, उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट छुड़ाने के लिए उसको वाटर में डाला जाता है, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है कि H2O होता है तो उसमें ऑक्सीजन तो आ ही गया, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखा गया है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये जो होता है वो ऐसा ऑक्सीजन होता है वो जो पानी में होता है, ठीक है, पानी में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा ऑक्सीजन जो होता है ना, तो उसके लिए ऐसा हमको माना जाता है। ओके, रिएक्शंस विद एसिड। अब याद आते हैं एसिड्स पे, ठीक है, रिएक्शंस विद एसिड्स पे हम लोग ये वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर कर रहे हैं, रिएक्शन विद एसिड्स। अभी इसके बाद हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। फिर हम कंबशन एंड फ्लेम और ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो होंगे वही हम लोग करेंगे, ठीक। चैप्टर बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। प्रॉपर्टीज़, सिर्फ मेन प्रॉपर्टीज़ नो नहीं, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज हम पढ़ ली, एग्जाम्पल्स दिए गए कि कहाँ क्या यूज़ होता है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ बाकी है। एक्टिविटी है, सिंपल सी एक्टिविटी है, कुछ नहीं करना है इस एक्टिविटी में। ABCD का एक अलग अलग ABCDEF, ठीक है, ऐसे अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेनी है विद हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट, मतलब जो ड्रॉपर होता है हमारा ड्रॉपर, उससे 5 ml का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डाल देना है, HCl फॉर टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। अभी आराम से डालना है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है कोल्ड सिचुएशन में। अभी आप लोगों को क्या करना है, कैसे वार्म करना है, ठीक है, उसको गर्म करना है टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे। अभी एक बर्निंग मैचस्टिक टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख दो, मतलब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख लो एक बर्निंग मैचस्टिक होगी ना, तो क्या होगा कि रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट, ठीक। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको तब करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें। ओके, तो इज दैट अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जैसे कुछ डिफरेंट वे है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों अलग अलग होते हैं। तो व्हाट कुड बी द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो कई बार क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ऐसे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे बर्निंग मैचस्टिक डाल देते हैं ना, कुछ अंदर कुछ होता है, फिर कुछ एलिमेंट ही कंपाउंड होता है, तो उससे क्या होता है, पॉप साउंड होता है, क्या पॉप साउंड, ठीक है, पॉप। अब ये पॉप जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। अभी आगे बढ़ेगी दैट यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से, ठीक है, बट मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से। तो ये जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, सब पॉप साउंड होता है, ठीक है। तो हमको ऐसा नोटिस करना है कि जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, और इवन वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी दूसरा है,
सेम एक्टिविटी है यहाँ पे कि पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, पॉप साउंड इंडिकेट करता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन जो होते हैं नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार बना के घूम लो। ये क्लास 10 का टॉपिक है, क्लास 10 का टॉपिक एक छोटे से टॉपिक में यहाँ पे दिखाया गया, क्लास 10 में इसको वास्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो रिकॉल करते हैं एक्टिविटी को जिसमें एक रिएक्शन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट और आयरन को मिक्स किया जाता है। कॉपर सल्फेट और आयरन को मिक्स किया जाता है मतलब CuSO4 है प्लस FeO आयरन को, तो क्या देखा वो FeSO4 देखा ना, वो FeSO4 क्यों देखा, क्योंकि जो Fe है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये उसको खा जाएगा, और ये ऐसा खा नहीं जाता है बट Fe यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, उससे गैस आती है, और एक गैस होती है वो CO होती है ठीक है, समझ आ रही बात। ओके, तो ये सेम चीज़ हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ओके, तो यहाँ पे जो है ये एक यहाँ पे गिवन नहीं है कि क्या क्या लिया गया है, बट ठीक है यहाँ पे ऐसा कर देंगे। बीकर A में जो है वो कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल, ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट हुआ, कॉपर सल्फेट ऐसे था, कॉपर सल्फेट और जिंक डाला, मतलब पहले CuSO4 था, फिर उसमें प्लस Zn किया, तो क्या बनेगा, वो ZnSO4 बन जाएगा ना, सिंपल है। Zn होगा वो Cu को खा जाएगा, खा नहीं जाएगा पर उसको उड़ा देगा, उसको हवा में उड़ा देगा, Cu हवा में उड़ जाएगा, और Cu की जगह कौन ले लेगा, किसी को तो Cu की जगह नहीं पड़ेगी तो वो Zn ले लेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इससे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ZnSO4। यही सेम चीज़ कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन नेल डालें, Fe डालें, तो वो FeSO4 बन जाएगा। यही सेम चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है, यही सेम चीज़ हमने पढ़ी, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सेम चीज़। अभी यहाँ पे देखो, ये जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट में कॉपर डाला तो कुछ नहीं होगा, वो नो चेंज यहाँ पे गिवन है, क्योंकि नहीं, क्योंकि कॉपर जो होगा वो रिएक्टिव नहीं है, जिंक जितना रिएक्टिव नहीं है, तो उसको नहीं खा सकते हैं, मतलब शेयर होता है, ठीक है, रिएक्टिव शेयर होता है, पर ये चूहा है, चूहा क्या शेर को खा पाएगा, नहीं खा पाएगा वो, ठीक है, जिंदा है तब तक नहीं खा पाएगा, ठीक है, तो ये खा नहीं पाएगा ना, तो क्या करेगा, मतलब उड़ा भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं बरगाएगा। तो शेर जो होगा जब भी चूहा सामने आएगा, मतलब कॉपर चूहा है, ठीक है, तो वो उसको ही उड़ा देगा, तो मतलब वो ZnSO4 को अगर हम ऐसा ऐड करेंगे कॉपर ट्यूनिंग को, तो कॉपर को उड़ा देगा, कॉपर को वो हवा में डाल देगा, ठीक है। सेम चीज़ आयरन के साथ भी वही है, FeSO4 ऑलरेडी Cu डाला तो Cu को वो हवा में डाल देगा, ठीक है, वो उड़ा देगा, गैस बना के भेज देगा, ठीक है, सुन रही बात। ओके, अब यहाँ पे है बात कि यहाँ पे ZnSO4 प्लस Fe है, तो Fe जो होता है वो इतना रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इतना रिएक्टिव नहीं होता है, जिंक जितना रिएक्टिव नहीं होता है। तो वो भी क्या करेगा कि ये टाइगर था, ये शेर है, जिंक शेर है, तो जिंक क्या करेगा, Fe को भी उड़ा देगा, ठीक है, वो हवा में उसको जाने देगा, ठीक है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी यही चीज़ यहाँ पे गिवन है और इतनी ऐसा लंबी चौड़ी करके बताई गई है, बट ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ देते हैं कि क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट जो होगा CuSO4, अगर हम Zn डालेंगे तो वो ZnSO4 हो जाएगा, और जो कॉपर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, और यही जो चीज़ है प्लस Cu हो जाएगा, तो ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, समझ आ रही है बात कुछ। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन थी, और यही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। और रिमेंबर एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेटरी। आर्बिट्रेटरी का मतलब क्या है, आर्बिट्रेट का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या है, वो थियोरिटिकल भी हो सकती है, थियोरिटिकल भी हो सकती है साइंस, ठीक है, बराबर बात। अगर उसके एक डेफिनेट रूल्स होते हैं, बेस होते हैं फैक्ट से, तो वो प्रैक्टिकली हम लोग उसको नहीं बता सकते कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये तो यूज़ होता है वो मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में, बहुत सारे जगह नॉन मेटल्स और मेटल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम नॉन मेटल्स के यूज़ से तो बहुत ज़्यादा हम लोग फेमिलियर है। तो अभी यहाँ पे जो गिवन है वो एक अलग टाइप के है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे लाइफ में, और हम जो इनहेल करते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो यूज़ होते हैं वो फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, लाइक क्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटल है, इसीलिए वो उसमें यूज़ होता है। नॉन मेटल जो होता है वो पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज़ होता है, आयोडीन भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉन मेटल्स होता है वो क्रैकर्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं तो फिर उससे हम लोग कर सकते हैं। और एक और यूज़ भी हम लोग डाल सकते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, और बहुत अच्छा चैप्टर आई कैन से। ठीक है, पूरा चैप्टर इन वन शॉट ख़त्म किया हमने। इससे पहले हमने लेसन 2 किया था, उसको हमने बहुत मतलब अच्छे से पढ़ा था। वो 1.5 घंटे जैसा लेक्चर गया था, 1.25 घंटे का लेक्चर था, बट ये लेक्चर सिर्फ 1.25 घंटे का है। ठीक है, अभी मैं बताऊँ 46 मिनट्स है इस लेक्चर की अभी। तो ये जो लेक्चर हमने जल्दी से ख़त्म कर दिया, पूरा चैप्टर का पूरा क्विक रिविजन, साथ में अगर कोई किसी को नहीं भी पता थी कोई चीज़ें, ठीक है, पहली बार पढ़ रहा है तो भी उसको आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर, और इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई है जो कि आपको काम आ सकती है अपने लाइफ में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 5 में कूल एंड पेट्रोलियम में। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद हम लोग कूल एंड पेट्रोलियम करेंगे, तो उसके लिए भी जल्दी से रेडी रहना। ठीक है, so thank you for watching. Please like and subscribe to the channel and press the bell icon.